Hello everyone, welcome back to the channel and this is part 3 of chapter 1 The Living World। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पुरानी एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स थे जो नई एनसीईआरटी में नहीं है वो सारे पॉइंट्स करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम नहीं बोल सकते कि ये एनटीए कहाँ से क्वेश्चन देते, तो हर एक चीज़ का गो थ्रू होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पुराने वाली एनसीईआरटी का पॉइंट से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हमें करना है वो है व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये नई एनसीईआरटी में नहीं था, तो वो हम अभी शुरू करते हैं। तो देखो, ये बोल रहा है कि जब हम ट्राई करते हैं किसी भी लिविंग थिंग को डिफाइन करने का, कि मतलब हमारा क्या मतलब है लिविंग होने से, हम ऐसे डिस्टिंक्टिव, जब भी हम ये चीज़ सोचते हैं लिविंग के बारे में, तो हम कुछ ऐसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, या फिर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है और डिस्टिंक्टिवली से वही एग्जिबिट करता है। यानी कि ऐसी क्या चीज़ें जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाती है। Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स हमें क्या क्या ध्यान में आते हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं। एक तो जैसे एक तो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है जो कि होता है हाइट का, कि कोई ऑर्गेनिज्म हाइट में ग्रो कर रहा है। ठीक है, जब वो छोटा होता है और जब वो बड़ा होता है तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें उसकी ग्रो करती है, ना कि सिर्फ हाइट बल्कि बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल चीज़ें ऐसी होती है जो वो ग्रो होती है उसकी। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या कभी हमने किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हुए देखा है? नहीं। वैसे ही अपने एनवायरनमेंट में चीज़ें सेंस करना, जैसे कि मान लो कोई प्रे है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बैठा है जिसको कोई उसका प्रीडेटर जो है उसको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म दूसरा है जो उसको ढूंढ रहा है खाने के लिए, तो वो ऑर्गेनिज्म को एकदम से पता लग जाता है, उस प्रे को पता लग जाता है कि भाई मेरे पीछे ये प्रीडेटर पड़ा हुआ है, तो अब मैं कैसे बचूं इससे। तो वो अपनी एबिलिटी, अपने जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस करने की एबिलिटी, साथ में ही मान लो हमें जैसे ठंड का होना, गर्मी का होना, इन सब चीज़ों का हमें एहसास होता है ना, तो वही चीज़ें हैं कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से सूटेबल रिस्पॉन्स देते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल ये हुआ कि जैसे दिल्ली में जब गर्मियाँ आती है तो आधे से ज़्यादा दिल्ली जो है बाहर चले जाती है शिमला मनाली घूमने। तो एक तो हमने एनवायरनमेंट को अपने सेंस किया कि भाई गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ठंडक चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने एक सूटेबल रिस्पॉन्स माउंट किया, यानी कि सूटेबल रिस्पॉन्स सिखाया जिसमें हम कहीं और घूमने चले गए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमें फिर से सूटेबल मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे दिमाग में कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड टू बी एबल टू माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि हाँ यही फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मेटाबॉलिज्म भी एक ऐसी ही फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही एग्जिबिट करते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, एक सम होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है उसका जो टोटल सम होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस कैटाबॉलिज्म की होती है, कुछ एनाबॉलिज्म की होती है। कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ कोई सिंपलर चीज़ में टूटे, उसके जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और एनाबॉलिज्म होता है जब कोई सिंपल चीज़ किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ में बने, तो उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटा मतलब टूटना, एना मतलब बनना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है और चीज़ें जैसे कि एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, हम अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब हम अब ऐसा मत सोचो सब चीज़ें ह्यूमंस पे मत लेके चलो, लेके चलना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, अपने ही जैसे सिमिलर दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज होना, इंट्रैक्ट करना दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, एंड एमर्जेंस टू दिस लिस्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्या क्या है, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना और इमर्जेंस।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब हम इन सब के बारे में क्या करके देखेंगे और एक्चुअल में देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आ रही है वो सब की सब ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर कुछ हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम ग्रोथ वाले फीचर की बात कर लेते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके सब ग्रो करते हैं, हमें पता ही है हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता ही करता है अपनी लाइफ में। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सारी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समझनी वो क्या है कि ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है। ग्रोथ से मतलब दो चीज़ों का होता है। एक होता है कि मास में इंक्रीज आना। कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब वो मोटा हो गया मान लो, तो जब वो ऑर्गेनिज्म पतला था अब वो मोटा हो गया तो उसका मास इंक्रीज हो गया, तो उसको भी ग्रोथ ही कंसिडर किया जाएगा। या फिर कोई ऑर्गेनिज्म में नंबर में इंक्रीज हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जब वो सेल डिवीजन करते हैं वो और ऑर्गेनिजम्स में टूटते हैं तो वो टूटते जाते हैं नए नए सेल्स को प्रोड्यूस करते जाते हैं। तो ऐसे ही सेल का नंबर इंक्रीज होता रहता है। या फिर हमारी बॉडी में भी जब सेल कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, सेल डिवीजन करता रहता है तो उसके अंदर हमारे अंदर सेल का नंबर बढ़ता रहता है, तो उसको भी हम ग्रोथ ही बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब ग्रो करते हैं। अब ग्रोथ से हमारा मतलब है, अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है कि इसको ग्रोथ को हम दो चीज़ों से समझ सकते हैं, एक तो मास में इंक्रीज होना और एक को नंबर में इंक्रीज होना। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन होती रहती है, स्पेशली अगर हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मतलब वो मल्टीपल सेल्स से बना हुआ है। अब जितने ज़्यादा उसके अंदर सेल का नंबर इंक्रीज़ होता रहेगा उसकी बॉडी की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती रहेगी, उसकी बॉडी के अंदर की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी, यानी कि ओवरऑल उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। और उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा कि अगर हम उसका जो उसके अंदर सेल डिवीजन होती रहेगी तो उसका साइज़ बढ़ेगा, उसकी बॉडी के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है। ठीक है, उसके अलावा मान लो उसके अंदर कोई भी डैमेज हो गया उसके कोई भी सेल में, तो सेल डिवीजन के थ्रू ही वो सारी चीज़ें रिपेयर होती है। तो अगेन ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में आ गया। ठीक है, वैसे जब हम प्लांट की बात करते हैं तो हमें पता है प्लांट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये ग्रोथ हमें पता है, हमने पहले से देखा हुआ है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है बाय सेल डिवीजन ये कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट इट्स लाइफ चलती है। ये हम आगे भी देखेंगे कि इसके अंदर ना कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसके बॉडी के कोई कोई पार्ट पे लोकेटेड होते हैं, यानी कि ये हमेशा उस पार्ट पे लोकेटेड होते हैं और ये हमेशा उस पार्ट की ग्रोथ कराते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी बॉडी ग्रो करती रहती है, बट देयर आर सम पॉइंट्स इन इट्स बॉडी जहाँ पे उसके अंदर वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जो कि ग्रो करने में मदद करते हैं और प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं। इन एनिमल्स ये ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस में ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, एक सर्टेन एज तक होती है। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स में भी ग्रोथ जो होती है वो एकदम सर्टेन एज तक ही होती है। हाउएवर मान लो कोई ऐसा पार्ट है बॉडी का जो कि रिप्लेस करने की ज़रूरत है, वो डैमेज हो चुका है, तो हो सकता है कि उस पार्ट पे उसकी सेल डिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन सिर्फ उस पार्ट पे फिर होती है जहाँ पे उसके लॉस्ट सेल्स को हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ये हमने यहाँ तक अब कर लिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय, तो इसमें ना दोनों ही चीज़ें हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो करता है और यूनिसेलुलर भी सेल डिवीजन से ही ग्रो करता है। यूनिसेलुलर सेल डिवीजन से ग्रो करने का क्या मतलब है, जब एक ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ है, ये फर्दर डिवाइड करेगा। तो मान लो इसने माइटोसिस करी और इसने 2 सेल्स बना लिए, फिर ये फर्दर और इसके जो 2 सेल्स है वो फर्दर माइटोसिस करेंगे तो ये और सेल्स बना लेंगे। यानी कि पहले हमारे पास सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म था, अब हमारे पास 4 ऑर्गेनिज्म हो गए। और हमें पता है कि ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में से एक क्या है, इंक्रीज इन नंबर।
इसका मतलब क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब हम बोलते हैं कि वो सेल डिवीजन से ग्रो कर रहा है, तो हम मास के टर्म्स में या ओवरऑल डेवलपमेंट के टर्म्स में नहीं बात करते, बल्कि नंबर के टर्म्स में बात करते हैं कि उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए वो ग्रो कर रहा है सेल डिवीजन से। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स। जब हम इन विट्रो कल्चर करते हैं, यानी कि ऐसा कल्चर होता है जहाँ पे हम बाहर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, कल्चर में ग्रो करते हैं, उसको एक ऐसे प्रेजर्वेटिव में ग्रो करते हैं जहाँ पे उसका नंबर इंक्रीज होता रहता है। तो उसमें अगर आप सेल्स को काउंट करते रहोगे, जो माइक्रोस्कोप में आपको दिख रहे हैं उसमें नंबर इंक्रीज होता रहता है सेल का, और जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी कि उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ये किस में ऑब्जर्व करा जा सकता है? इन विट्रो कल्चर्स में, जहाँ पे हम बाहर एक ऐसा न्यूट्रिएंट सोल्यूशन देते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जिससे वो डिवाइड करता रहता है और उसका नंबर इंक्रीज होता रहता है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब हम हायर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसके अंदर तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग अलग इवेंट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ठीक है। लेकिन ग्रोथ तो नॉर्मली भी हो सकती है, चाहे वो हाइट के टर्म्स में हो, चाहे वो मास के टर्म्स में हो, चाहे वो नंबर के टर्म्स में हो, ठीक है, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के टर्म्स में हो। तो ग्रोथ तो नॉर्मली भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ के इंक्रीज होने को ग्रोथ कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन क्या है? अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना है, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट इन केस ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। वन मस्ट रिमेंबर कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं मास के टर्म्स में इंक्रीज होना, तो उसको हम ग्रोथ कंसिडर करें। मान लो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं ग्रोथ मान सकती हूँ। तो उस केस में तो अगर हम सोचो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बॉडी मास के इंक्रीज होने को ही ग्रोथ का क्राइटेरिया ले, तो उस केस में तो फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, बोल्डर्स है, सैंड माउंट्स है। एक थोड़ी सी अमाउंट में सैंड लिया, उस सैंड के ऊपर मैंने धीरे धीरे करके और सैंड डालती रही, तो ओवरऑल तो उस पर्टिकुलर सैंड के अंदर उसका मास इंक्रीज हो ही रहा है ना। मतलब कि सैंड के ऊपर ही मैं और सैंड डालती रही, और तो इसका मतलब उसका मास इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के इसमें भी मास इंक्रीज हो सकता है, और अगर मास इंक्रीज हो सकता है मतलब उनकी ग्रोथ भी हो रही है। जैसे देखो ये आपका क्या है? ये है सैंड माउंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जब हवा चलती है ना, जैसे रेगिस्तान वगैरह होता है, वहाँ पे हवा चलती है, तो हवा चलती है तो एक एरिया के ऊपर और सैंड आती रहती है, उड़ उड़ के और सैंड आती रहती है, तो ऐसे कर करके वो इतना बड़ा बन जाता है। तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर एरिया में तो मास इंक्रीज हो गया, मास इंक्रीज हो गया तो फिर ग्रोथ हो गई, बस यही मतलब है इसका। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface। यानी कि ये हम किस टाइप के ग्रोथ की बात कर रहे हैं? ये हम उस टाइप के ग्रोथ की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे मतलब एक ही ऑब्जेक्ट या फिर एक ही जगह के ऊपर और ज़्यादा जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की एक्यूमुलेशन होती रहती है, ठीक है। यही एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल जब होता है, जैसे हमने अभी बात करी सैंड वाले में, सैंड माउंट्स में, तो वहाँ पे एक ही जगह के ऊपर सैंड एक्यूमुलेट होती गई, इकट्ठी होती गई, जिसकी वजह से उसको हमने बोले कि वो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो काइंड ऑफ ग्रोथ है ये एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से होती है सरफेस पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ फ्रॉम विद इन होती है, अंदर से होती है, ठीक है। एक इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सैंड माउंट्स में तो मैं ऊपर से मिट्टी हटा दूँ, उससे ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन हमारे अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आधे शरीर काट दो और ग्रोथ कम हो गई। हमारे अंदर तो ग्रोथ इरिवर्सिबल है, फ्रॉम विद इन है, एक्यूमुलेशन से नहीं है बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट से है। तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग फीचर। लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर है, जिसमें जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो मास वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी इसको
फुलफिल कर रहे हैं. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems. A dead organism does not grow. देखो यहाँ पे ना अगर हमें किसी भी ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हमें ना उसके पूरे चीज़ को एक्सप्लेन, उसके पूरी कंडीशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में ग्रोथ हो रही है. जैसे कि सैंड माउंट्स में कौन सी कंडीशन में ग्रोथ हो रही है, जब एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है. वैसे ही ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कौन सी कंडीशन में ग्रोथ हो रही है. जब हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, तब हमें एक्चुअल में समझ आता है कि ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ग्रोथ जो है ना वो डिफाइनिंग फीचर तो नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हो रही है. पर जो इंटरनल ग्रोथ है, या फिर हम कह सकते हैं जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, वो डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, इस वजह से वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. क्योंकि कोई डेड ऑर्गेनिज्म क्या ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता. तो लिविंग सिस्टम की इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम. तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करती हूँ. देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए. क्या है ये पॉइंट्स, देख लेते हैं. कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. और दूसरी चीज़ है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ हाउएवर इज़ द फीचर ऑफ और द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ आपको किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं देखने को मिलेगी. ठीक है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? रिप्रोडक्शन. कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखा जाता है बस. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ progeny possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. देखो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन को हम जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन फीचर है रिप्रोडक्शन का. ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हाँ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होता है या फिर जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो मोर और लेस पेरेंट्स से सिमिलर होती है. तो यहाँ पे हम नॉर्मली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही रेफ़र करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बस यहाँ तक यही मतलब था. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं एसेक्सुअल मीन्स देखते हैं. जैसे फंजाई मल्टीप्लाई और स्प्रेड होती है इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स से प्रोड्यूस. जैसे फंजाई किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? स्पोर्स के थ्रू. एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू इजीली एसेक्सुअल स्पोर्स को वो प्रोड्यूस करती है, इजीली उसको स्प्रेड करती है, जिससे वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो सकती है. इन लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है. प्लेनेरिया जो कि फ्लैट फॉर्म में आते हैं, यानी कि प्लैटीहेलमिन्थस में आते हैं, वो ट्रू रीजनरेशन के थ्रू जो प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ अ फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स अ लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर मान लो 3 टुकड़े हो गए, तो ये वाला टुकड़ा अलग से एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेगा, ये वाला अलग से कर लेगा और ये वाला अलग से कर लेगा. तो ऐसे 1 से 3 बन जाते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? प्लेनेरिया के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रू रीजनरेशन, मतलब वो अपने लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और रीजनरेट करके फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है. The fungi, the filamentous algae and protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. ठीक है, फंजाई तो हमारे पास किस में आ जाता है? फंजाई किंगडम में आ जाता है. फिलामेंटस अलगी वाला अलगी के किंगडम में आ जाता है. और जो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस है ये ब्रायोफाइट्स है. यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो किंगडम जो फंजाई है और उसके साथ साथ जो
प्लांटे के अंदर भी जो अल्गी और ब्रायोफाइट्स है वो सारे के सारे इजीली फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर अल्गी और अमीबा, ये सारे यूनिसेलुलर है यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं. तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ काफ़ी सिमिलर है कि वो ग्रो भी तो सेल डिविजन से कर रहे हैं और वो रिप्रोडक्शन भी वही है उनका. यानी कि जब वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं तो हम मान लो बोल रहे हैं कि उनकी ग्रोथ सेल डिवीजन से है. तो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. तो जो उनकी ग्रोथ है उसी के थ्रू ही उनके नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसका मतलब उनकी ग्रोथ और उनका रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है. दोनों का एक ही मतलब है कि ग्रो भी वो सेल डिवीजन से ही करते हैं और उसी के थ्रू उनके नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं. तो रिप्रोडक्शन भी वही हुआ. यानी कि नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना ही उनकी ग्रोथ भी और उनका रिप्रोडक्शन भी है. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the usage of the two terms growth and reproduction. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया था कि ग्रोथ क्या है, या तो सेल के नंबर में इंक्रीज होना या फिर मास में इंक्रीज होना. तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में हम इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टर्म्स का यूसेज क्या है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन काफ़ी सिनोनिमस है, एक ही चीज़ है. उसके अंदर नंबर इंक्रीज हो रहा है उसका. ठीक है. फर्दर देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज है और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है. जैसे ह्यूमंस में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो भी है जो कि इनफर्टाइल होते हैं, तो वो अपने चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना आप एक चीज़ देख सकते हो कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल भी नहीं होता. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इस वजह से वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है. ठीक है. Hence, reproduction is also cannot be an all-inclusive defining feature or defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproduction or replicating by itself. और हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि क्यों रिप्रोडक्शन एक ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये तो हमें पता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. इस वजह से ये ऑल इंक्लूसिव इसने लिखा. क्यों? क्योंकि सारे इंक्लूड नहीं हो रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. तो यहाँ पे म्यूल्स कौन होते हैं? म्यूल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से मिलके बनते हैं, तो वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इसीलिए एक तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा. वैसी स्टेराइल वर्कर बीज होती है और वैसी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. अब इनफर्टाइल होते कौन है? इनफर्टाइल वो ह्यूमन्स होते हैं जो कि इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहेबिशन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो होते हैं इनफर्टाइल. और यहाँ पे हमें बस ये वाली लाइन थोड़ी सी आप देख सकते हो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स और दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. यहाँ पे मैंने सारे के सारे एसेक्सुअल मेथड्स लिख दिए जो हमें वहाँ पे दिए हुए हैं पैराग्राफ में. ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में. तो यहाँ पे फंजाई का क्या दिया हुआ था? एसेक्सुअल स्पोर्स. यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग, प्लेनेरिया में रीजनरेशन, अमीबा में सेल डिवीजन, फंजाई फिलामेंटस अल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस के केस में फ्रैगमेंटेशन. तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी. तो सबसे पहले एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं? इसके अंदर वो अपने छोटे छोटे स्पोर्स बना लेते हैं. इन स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है और ये उड़ जाते हैं इधर उधर, और फिर वहाँ पे अलग अलग जगहों पे फंजाई जो है प्रोड्यूस हो जाती है, नए नए ऑर्गेनिज्म उसके बन जाते हैं. अब यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग क्या होता है? जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म में से, ये पेरेंट है मान लो, इसमें से एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकल जाती है बाहर की तरफ, जो कि फिर ग्रो करके नीचे की तरफ पिंच ऑफ हो जाती है, ग्राउंड पे गिर जाती है और फर्दर ये फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं जो कि आइडेंटिकल होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से. प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है. तो इसके अंदर क्या होता है? ये अपना लॉस्ट पार्ट जो होता है बॉडी का उसको रीजनरेट कर पाते हैं. जैसे मान लो ये प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया में ये यहाँ से 3 पार्ट से कट गया,
तो ये वाला पार्ट का, इस वाले पार्ट के लिए लॉस्ट पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा। बीच वाले पार्ट के लिए ऊपर नीचे वाला, तो वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे करके तीनों पार्ट्स को रीजनरेट कर लेंगे और एक ऑर्गेनिज्म से 3 ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। जितने भी उसके पार्ट्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि एक से कितने ऑर्गेनिजम्स बन पा रहे हैं। फिर आता है अमीबा। अमीबा में तो क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो सेल डिवीजन ही उसका रिप्रोडक्शन है और वही उसकी ग्रोथ है। तो ग्रोथ और सेल डिवीजन दोनों ही सिनोनिमस होते हैं। बाकी फंजाई में, फिलामेंटस अल्गी में और ब्रायोफाइट्स में यानी कि प्रोटोनेमा मॉसिस में फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में जो बॉडी होती है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो स्प्लिट कर लेता है 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर और हर एक फ्रेगमेंट एक नया जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बना लेता है। यानी कि वो सारे आपस में एक जैसे दिखेंगे। एक ऑर्गेनिज्म की स्प्लिटिंग होगी मल्टीपल पार्ट्स में और हर एक पार्ट अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा और ऐसे करके एक से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। तो ये हो गए इन सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे केमिकल्स से बने होते हैं, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और ये अलग अलग क्लासेस, साइज और फंक्शंस को बिलोंग करते हैं। यानी कि ये अलग अलग क्लासेस में आते हैं, ठीक है। अलग अलग साइजेस के होते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। और यही केमिकल्स कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसी रिएक्शंस पोजेस करते हैं, चाहे वो किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलके हो, चाहे अपने साथ हो, और ऐसे करते करते ये बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये कॉन्स्टेंटली कन्वर्ट होते रहते हैं इनटू द बायोमोलिक्यूल्स। जो बीच में रिएक्शंस होती है केमिकल्स के बीच में, जिससे वो बायोमोलिक्यूल्स बना पा रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हमारी बॉडी में एक साथ साइमल्टेनियसली होती रहती है। चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साथ चलती रहती है। और चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई, माइक्रोब्स, सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स ही मेटाबॉलिज्म पोजेस करते हैं या एग्जिबिट करते हैं। मेटाबॉलिज्म है क्या? हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है या फिर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलती है, उन सब का जो टोटल सम होता है उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है ये हम सेल फ्री सिस्टम में बाहर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि दे कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। मतलब हम इन रिएक्शंस को, जैसे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं, हम इसको बाहर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं जहाँ पे सेल की प्रेजेंस ना हो। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो सेल के अंदर ये सारी रिएक्शंस चलती हैं, बाहर सेल फ्री सिस्टम्स में भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें लैबोरेटरी कंट्रोल्ड होती हैं। सारे जो कंडीशंस होती है वो हम लैबोरेटरी में ही कंट्रोल करके रखते हैं। उस तरीके से हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कोई भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म के बाहर होती है उसको हम ना ही लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे आपको पता होगा IVF वगैरह परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये जो IVF की टेक्निक्स होती है ये ना ही नॉन लिविंग होती है ना ही ये लिविंग होती है, ठीक है। Hence, while metabolism is defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. कि मेटाबॉलिज्म हमें पता है कि विदाउट एक्सेप्शन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको एग्जिबिट करता है और हर एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको एग्जिबिट नहीं कर सकता। तो इसलिए श्योरली डिफाइनिंग फीचर तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना, मतलब जैसे बॉडी के बाहर कोई भी इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हम आइसोलेटेड लैबोरेटरी कंडीशंस में करते हैं तो उसको हम लिविंग थिंग्स नहीं मान सकते। वो लिविंग थिंग नहीं है क्योंकि वो उससे काफ़ी डिस्टिंक्ट है। वो हम सब चीज़ें लैबोरेटरी कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन श्योरली वो लिविंग रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, क्योंकि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रही, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है क्योंकि उसके थ्रू जो भी रिएक्शन उसके अंदर हो रही है उसके थ्रू मल्टीपल और दूसरे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रहा है। तो ये लिविंग रिएक्शंस तो बता रहा है पर लिविंग थिंग्स नहीं होगी।
Hence, cellular organization of the body is defining feature of all life forms. कि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होता है, वो सेल से थोड़ी बना होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही डिफाइनिंग फीचर है। अब चाहे वो सिंगल सेल्ड हो उसके अंदर भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो उसमें भी सेल्स ऑर्गेनाइज्ड है, सेल से ही वो ऑर्गेनिज्म चल रहा है, उसका बेसिक फीचर सेल है, तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके अंदर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होती हैं। इस वजह से हम ये बात बोल रहे हैं कि जो बाहर परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर सेल नहीं यूज़ हो रहा, वो लैबोरेटरी कंडीशंस में हो रहा है, उसमें सेल तो इंक्लूडेड है ही नहीं। और अगर उसके अंदर सेल नहीं है तो मतलब वो लिविंग थिंग्स में तो नहीं आएगा, क्योंकि लिविंग थिंग्स में वही आएगा जिसके अंदर सेल इंक्लूडेड है, क्योंकि उसके थ्रू मल्टीपल चीज़ें प्रोड्यूस हो पा रही है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि वो लिविंग रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है कि देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, इधर अगला क्या दिया हुआ है, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो होता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो बहुत ऑब्वियस होता है कि हमें पता है कि वो चीज़ है, और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड यानी कि समझने में मुश्किल और मतलब कॉम्प्लेक्स फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उनकी एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट है, कि कैसे वो अपने सराउंडिंग्स को सेंस कर पाते हैं कि उनके सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लो कि वही जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जो हम लोग होते हैं जब हम गर्मी से सर्दी का जब चेंज आता है क्लाइमेट के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमें पता लग जाता है ना, और उस हिसाब से हम अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ें करते हैं। जैसे कि गर्मियाँ जब आती है तो हम कहीं और ठंडी जगह पे जाके कुछ टाइम तक अपने एनवायरनमेंट को और ज़्यादा सूटेबल बनाते हैं अपने लिए। तो यही सब चीज़ें वो बोल रहे हैं कि ये जो एबिलिटी है अपने सराउंडिंग्स को सेंस करना और अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता लगाना और फिर उस हिसाब से उनको रिस्पॉन्ड करना, तो रिस्पॉन्ड टू दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हम रिस्पॉन्स जो है मल्टीपल मेथड्स के थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड या फिर बायोलॉजिकल मेथड। मतलब कि अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना, अपने सराउंडिंग्स को सेंस करना और फिर उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना अलग अलग मेथड्स के थ्रू। अब वो मेथड्स कौन से हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल मेथड्स हो सकते हैं। इसके मैं एग्जांपल बताती हूँ कि क्या फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिजिकल मेथड देखते हैं। फिजिकल मेथड में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ऊपर सन है, तो सन जो सनलाइट दे रहा है, प्लांट हमेशा सन के सनलाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो करता है। तो ये हो गया फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस मतलब इसके अंदर फिजिकली प्लांट के अंदर चेंज आया, वो फिजिकली वो ग्रो करा टुवर्ड्स द सनलाइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है ताकि उसको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके सनलाइट का, ताकि वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इस वजह से ये तो हो गया इसका फिजिकल स्टिमुलस, कि कैसे फिजिकल मेथड्स के थ्रू वो अपने सर्वाइवल को बेटर कर रहा है वो। दूसरा होता है केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस जैसे ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी फूड इनटेक करते हैं, तो या फिर कोई भी एनिमल भी अगर वो कोई फूड इनटेक कर रहा है तो उसके अंदर उसको कुछ केमिकल्स जैसे कि सॉल्ट का टेस्ट आता है, और ये टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे टंग के अंदर वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर फर्दर जो ब्रेन है वो उसको इंटरप्रेट करता है कि एक सॉल्टी टेस्ट है, जिसकी वजह से एनिमल फर्दर डिसाइड कर पाता है कि उसको वो फूड इंटेक करना है कि नहीं करना फर्दर। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो एनिमल है उसने सबसे पहले फूड इंटेक करा, उसको उसके जो टेस्ट रिसेप्टर्स थे टंग पे, उसने डिटेक्ट करा उसके केमिकल को, उस फूड के केमिकल को, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर सॉल्टी टेस्ट था या फिर सॉल्ट था, तो उसके टंग ने उसको डिटेक्ट करा। फिर उसका जो ब्रेन था उसने इंटरप्रेट करा कि ये जो फूड है ये सॉल्टी टेस्ट का है, और फर्दर ये डिसाइड कर पाएगा कि उसको वो इंटेक करना है या नहीं करना। तो इसके थ्रू वो एनिमल डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए वो फूड जो है वो इंटेक करना फेवरेबल है या नहीं है। वैसे ही तीसरा होता है बायोलॉजिकल स्टिमुलस। जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसने अपने सराउंडिंग में एक दूसरे बैक्टीरिया को
सेंस करा और फिर उसको लगा कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया उसके लिए एक थ्रेट की तरह है, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगा और वो ऐसे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका प्रेडेटर जो है वो उससे दूर रहे। तो ये क्या करेगा, मान लो ये बैक्टीरिया ने अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरा ऐसा प्रेडेटर सेंस कर लिया जो उसको लगता है कि उसके लिए थ्रेट बन सकता है, तो उसको दूर रखने के लिए वो क्या करेगा, वो ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा जिससे वो प्रेडेटर जो है उसके पास नहीं आएगा और वो उसको कोई भी थ्रेट इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स है कि किस तरीके से हमारे अंदर फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस के थ्रू हम अपने लाइफ को फेवरेबल बना सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन सब मेथड्स के थ्रू। अब यहाँ पे बोल रहा है वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हम अपने सेंस ऑर्गन से अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। वैसे प्लांट्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, यानी कि बेस्ड अपॉन के कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है प्लांट के पास या फिर क्या क्वालिटी में प्रेजेंट है, उस हिसाब से प्लांट जो है अपनी ग्रोथ दिखाते हैं। So that is based upon light, water, temperature and organs. Also their photosynthesis is very much dependent upon these factors. बाकी दूसरे organisms और pollutants पे भी. All organisms from the prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to external environment cues. यानी कि चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बस वो लिविंग होने चाहिए, चाहे फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि प्रोकैरियोट से कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब अपने एनवायरनमेंट को सेंस और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोटोपीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि फोटो पीरियड जो है, फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियड होता है कि जैसे हमें पता है कि पूरा दिन जो है वो 24 घंटों का होता है, ठीक है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो उसमें से यू कैन से द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम ड्यूरिंग दिस होल 24 आवर्स इज़ फोटो पीरियड। कि फ़ोटो पीरियड है कि डे और नाइट की रिलेटिव लेंथ क्या है इस पूरे 24 घंटे में, उसको हम बोलते हैं। तो यही चीज़ जो है फ़ोटो पीरियड इफेक्ट करता है कि सीजनल ब्रीडर्स, यानी कि जो सीज़न के हिसाब से ब्रीड करते हैं, उनको ये उनकी रिप्रोडक्शन पे ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, दोनों पे। तो सीजनल ब्रीडर्स के अंदर जो सीज़न के हिसाब से ब्रीड करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके रिप्रोडक्शन पे फोटो पीरियड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर्स की कौन सी एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसमें से रिप्रोडक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आगे है ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। All organisms therefore are aware of their surroundings. Human beings is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल्स को हैंडल कर सकते हैं जो उनके बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। इस लाइन का बेसिक मतलब यही है कि हाँ, हमें पता है हमें जो हमारे अंदर केमिकल्स जा रहे हैं एनवायरनमेंट से उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि उनको प्रोसेस करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो जो केमिकल्स एंटर हो रहे हैं उनको प्रोसेस करते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, और जो ऐसा चीज़ उसको लगता है कि इट इज़ दिस केमिकल इज़ यूज़फुल फॉर माई बॉडी, तो वो केमिकल को वो अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर लेता है और बाकी चीज़ को डिटॉक्सिफाई करके निकाल देता है। मतलब कि उसको पता होता है केमिकल्स उसकी बॉडी के अंदर जा रही है, उसको उसे किस तरीके से डील करना है, एंड वी हैव द मैकेनिज्म फॉर द सेम। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के बारे में पता है, अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता है। वी नो वट इज़ देयर इन आवर सराउंडिंग्स, वी आर अवेयर ऑफ इट एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग टू इट अकॉर्डिंगली। तो हमें पता है कि हमारे आसपास क्या है, हम उसको सेंस कर सकते हैं, हमारे अंदर सेंसिटिविटी होती है उसको सेंस करने की, और साथ साथ हम उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। Human beings is the only organism who is aware of himself, that is it has self consciousness। यानी कि ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। यानी कि कॉन्शियसनेस तो सब में है, सब अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, उसके साथ अवेयर है और उसको रिस्पॉन्ड भी करना जानते हैं, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है यानी कि अपने बारे में जो जानता है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स है। तो देखो यहाँ पे ना आप इसको कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, देखो ये जो अवेयर है
यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग से अवेयर होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि वो सेल्फ अवेयर होते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ अवेयर होना। अवेयर तो सब है लेकिन अपनी सराउंडिंग से। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वही है कि कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो सबसे सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स, सब के सब कॉन्शियसनेस एग्जिबिट करते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि कॉन्शियसनेस एग्जिबिट करता हो। आगे क्या दे रहा है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स it is all more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living? देखो, जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके बाद और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करना। जैसे जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं काफ़ी सारे कोमा में होते हैं, तो उनकी बॉडी के साथ चलता क्या है, उनकी बॉडी में जो हार्ट और लंग्स होते हैं वो सारे मशीन्स उसको वर्चुअली सपोर्ट कर रही होती है, और वैसे वो ब्रेन डेड होते हैं। उनके पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, यानी कि वो अपने बारे में भी अवेयर नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि वापस से नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, वो लिविंग होंगे या वो नॉन लिविंग होंगे। तो इसमें टू स्टेट डिस्टिंक्टिवली कि वो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उनके जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस है वो तो कॉन्टिन्यूड है, उसको तो बॉडी जो बॉडी मशीनरी है उसको वो वर्चुअली सपोर्ट कर पा रही है, तो उनके बॉडी के फंक्शंस तो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन अभी वो सेल्फ अवेयर नहीं है, यानी कि उनके पास तो कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ना ही वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टेट कि वो नॉन लिविंग स्टेट में होंगे या वो लिविंग स्टेट में होंगे, क्योंकि वो मशीन पे वो रिलायंस है उनका, और वो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं है उनमें, ना ही वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे। बट अगैन उनकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शंस है वो सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोलता है कि जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ लिविंग स्टेट। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस, यानी कि आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि कैसे हर एक फिनोमिना किसी इंट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी उसके स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट के आपस में जो इंट्रैक्शंस होती है उनसे। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। देखो, हमें पता है कि कुछ सिमिलर ओरिजिन वाले जो सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो जो टिश्यू है उसकी प्रॉपर्टी उन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स की वजह से नहीं है, या बल्कि जो वो सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से, उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेली। जैसे जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती है, यानी कि जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसके उस ऑर्गेनेली की मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं है, बल्कि उसके जितने भी मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उस ऑर्गेनेली को कंप्राइज कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उन सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स की आपस में जो इंट्रैक्शन है उस वजह से उस ऑर्गेनेली की वो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो लाइन है कि these interactions result in emerging property at a higher level of organization, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई सिस्टम है और सिस्टम के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की वो पूरी तरीके से अलग होती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है उस सिस्टम की। मान लो कि 5 चीज़ें ये मिलके एक सिस्टम बना रही है, ठीक है, ये मिलके एक सिस्टम बना रही है। तो जो सिस्टम बनाएंगी, इस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है सिस्टम का, उसके प्रॉपर्टी के, ठीक है। This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that the living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli.
तो इस पार्ट का मतलब समझते हैं। इस पार्ट का मतलब क्या है कि ये फिनोमिना ट्रू है इन ऑल द लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम, चाहे हम सिंपलेस्ट एक कंपोनेंट की बात कर ले या फिर हम पूरे इकोसिस्टम की बात कर ले। ये जो हमने भी बात करी कि हर एक फिनोमेना जो अराइज हो रहा है वो इंट्रैक्शंस की वजह से अराइज हो रहा है, ये हर एक लेवल पे ट्रू है। यानी कि हर एक लेवल पे जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होंगे वो सारे मिलेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक अलग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी बनाएंगे अपने हायर सिस्टम की, ठीक है। और ये चीज़ हर एक लेवल पे ट्रू है, मतलब जितने भी लेवल्स इस ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, मतलब जितने भी लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से अरेंज्ड हैं, उन सब लेवल पे ये चीज़ें ट्रू हैं। चाहे वो आप छोटे से मॉलिक्यूल से पूरे इकोसिस्टम तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल की बात कर लो, हर एक पॉइंट पे ये चीज़ हमें ट्रू मिलेगी कि जो भी फिनोमेना, जो भी हायर लेवल पे फिनोमेना हो रहे हैं, उनकी वो जो प्रोड्यूस हुए हैं वो स्मॉलर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर स्मॉलर लेवल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में इंट्रैक्शंस की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो काफ़ी डिफरेंट होंगी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगी एज़ कम्पेयर टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोअर लेवल। वो प्रॉपर्टीज़ हमें लोअर लेवल पे नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब हम खुद से अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सेल्फ इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग का मतलब है कि हमारे अंदर विद टाइम की हमारे अंदर नेचुरल सिलेक्शन होती है, हमारे अंदर म्यूटेशंस होती है धीरे धीरे, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट में और बेटर अडेप्ट कर पाते हैं। और सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल में आ गया होम्योस्टेसिस, मतलब कि हम हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर पा रहे हैं, वो क्या है सेल्फ रेगुलेटिंग। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी है क्या? ये है अर्थ पे जो स्टोरी है लाइफ की, यानी कि किस तरीके से अर्थ पे लाइफ आई, उसकी पूरी स्टोरी को ही बायोलॉजी कहा जाता है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इनिशियली जब अर्थ सिर्फ बनी होगी उस टाइम पे कैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए, फिर धीरे धीरे करके कैसे एवोल्यूशन हुआ और कैसे ह्यूमंस बने। तो ये सारी चीज़ें मतलब कैसे एवोल्यूशन हुआ, ये पूरी जो स्टोरी है एवोल्यूशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे, इसी को ही बायोलॉजी कहा जाता है। All living organisms present, past, future are linked to one another by sharing of the common genetic material but to varying degrees। यानी कि चाहे कितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हो, मतलब आज तक इस प्लैनेट पे कितने ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे वो हमारे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फिर जो फ्यूचर में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। किस तरीके से? एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल से। क्योंकि जब इनिशियली ऑर्गेनिज्म आया होगा तो वो तो बहुत कम होगा ना पॉपुलेशन में, उसे से ही आज जितनी पॉपुलेशन है, जितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब प्रोड्यूस हुए हैं। यानी कि हम सब में एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल हम सब में अलग अलग होता है, यानी कि वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइम पे आया, कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे आया, और अलग अलग कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उस बेसिस पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि उनके अंदर कितना कॉमन जेनेटिक मटेरियल होगा। ये अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब ना ये वाला पार्ट, ये वाले कुछ पेजेस ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं क्योंकि ये नई एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट थे, ठीक है। अब हमें जो करना है वो है टैक्सोनॉमिकल एज से। यहाँ पे ये वाला पार्ट, फिर हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क्स एंड की आर द लास्ट टॉपिक जो हमारे इसके अंदर बचे हैं, जो कि बहुत थोड़ा सा पार्ट है और काफ़ी इजी पार्ट भी है। मतलब जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला था, जो थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती थी, वो पिछले वाला पार्ट जो हमने करा है वो ही था। अब यहाँ से तो काफ़ी इजी है चीज़ें सारी। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। तो पहले तो हमें पता है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ होता क्या है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन,
ये 4 चीज़ें हमने देखी थी कि वो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में इंक्लूड होता है। तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पता लग गए, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हमने उसका नाम भी रख लिया, अब हम उसको पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसको जगह भी दे दी, हमने पोजीशन भी कर दिया उसको, तो ऑब्वियसली इससे हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती है, इनफैक्ट सारी चीज़ें पता लग जाती है एक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो फिर हमें ये भी पता लग जाता है कि उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, किस तरीके से वो हमें फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं, और इन जनरल हमें अपने बायो रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी के बारे में भी पता लगता है। कह रही थी कि अगर हमें करेक्ट यूजेस जानने हैं उसके, तो पहले हमें उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, और अगर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें इंटेंस लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़ की ज़रूरत है, यानी कि हमें बहुत अच्छे से उसकी स्टडी करनी होगी पहले। The collection of actual specimen of plant and animal is essential and is prime source of taxonomic studies. अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी है तो सबसे पहले तो हमारे पास उसका एक्चुअल स्पेसिमेन होना चाहिए ना, मतलब हमारे पास एक्चुअल, अगर हमें किसी प्लांट की स्टडी कर रहे हो तो एक्चुअल में वो प्लांट हमारे पास होना चाहिए, किसी एनिमल की कर रहे हो तो हमारे पास उसका स्पेसिमेन होना चाहिए टू एक्चुअली नो इट्स फीचर्स. These are also fundamental to studies and are essential for training in systematics. एक तो स्टडीज़ के लिए सबसे फंडामेंटल रिसोर्स है जो हमारे पास होना चाहिए, और दूसरी सिस्टमैटिक्स में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है टैक्सोनॉमी विच टेक्स इनटू अकाउंट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि ऐसी टैक्सोनॉमी जिसके अंदर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करते हैं एज वन ऑफ द क्राइटेरिया. तो इसीलिए ये चीज़ सिस्टमैटिक्स के लिए भी काफ़ी एसेंशियल है, यानी कि उसके आपस में जो रिलेशनशिप है किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको ढूंढने के लिए भी काफ़ी एसेंशियल है. यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जो एक्चुअल प्लांट का स्पेसिमेन होगा, जब हम उसके सारे फीचर्स उसी के थ्रू पता करेंगे तो हम क्लासिफिकेशन भी ईजिली कर पाएंगे. तो क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और फर्दर मतलब जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उसको हम स्टोर कर लेते हैं अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, सिस्टमैटिक्स के लिए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए, और साथ साथ उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए भी स्टोर कर देते हैं जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिली उसके साथ. अगर मान लो इन सम केसेस स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़, तो कुछ केसेस में हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व भी कर लेते हैं फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, अगर हमें आगे जाके उसी ऑर्गेनिज्म पे दोबारा स्टडी करनी हो उसके लिए. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimens. यानी कि जो बायोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स निकाले हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स निकाली है जिसके थ्रू वो स्पेसिमेंट्स को एज वेल एज जो उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको स्टोर कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं. तो दे हैव फाइंड आउट सर्टेन प्रोसीजर्स फॉर द सेम. सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दीज एड्स, और फिर कुछ इसमें से हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हर्बेरियम, कुछ चीज़ें हर्बेरियम, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, ये सब चीज़ें, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें जो बायोलॉजिस्ट ने ढूंढी जिसके थ्रू हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में स्टडी कर पाए उसकी. Herbarium is a storehouse of collected plant specimen that are dried, pressed and preserved on sheets. Herbarium क्या है? ये एक ऐसा स्टोर हाउस है. स्टोर हाउस मतलब इसके अंदर ना हम स्टोर करके रखते हैं कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स को. यहाँ पे जो प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं ना उसको पहले हम सुखा लेते हैं, पूरी तरीके से ड्राई कर लेते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लेते हैं और उसके अंदर कम से कम एक हफ्ते तक हम एक पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन लेते हैं और उस न्यूज़पेपर में इस प्लांट स्पेसिमेन को पूरा कवर करके दूसरे न्यूज़पेपर के, मतलब 2 न्यूज़पेपर के बीच में रख लेते हैं. फिर फर्दर हम क्या करते हैं, उसको काफ़ी टाइम तक उसके फिर न्यूज़पेपर चेंज करते रहते हैं ताकि वो पूरा अच्छी तरीके से सूख जाए. उसके बाद फिर हम उसको शीट पे प्रेस कर देते हैं और फिर उसको अच्छे से कवर कर देते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं आगे के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर हाउस होता है इन कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स का, जो कि ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड होती है. जैसे कि ये देखो, ये हमारी हर्बेरियम शीट्स है. ये क्या होती है, देखो ये प्लांट है जो कि पूरी तरीके से ड्राई है, अच्छे से प्रेस्ड है, और इस पे फर्दर इस पे हमने इसको चिपका दिया, प्रेस कर दिया और इसको हमने प्रिजर्व कर दिया. अब हम यहाँ पे एक और ये वाला हर्बेरियम शीट है जहाँ पे पूरा प्लांट जो है वो अच्छे से प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड है.
Further, these sheets are arranged according to the universally accepted system of classification. These specimens, along with their description on herbarium sheet, became a storehouse or repository for future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about date, place of collection, English, local and botanical name, family, collector's name, etc. Herbaria also serves as a quick referral system in taxonomical studies. फर्दर जो हम ये शीट्स होती है इनको हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंज कर देते हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से इसको हम जो जैसे क्लासिफिकेशन में आ रहा है, जिस कैटेगरी में आ रहा है उस हिसाब से हम इसको पूरा रख देते हैं, अरेंज कर देते हैं. और ये जो स्पेसिमेंस होते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ इसको हम अच्छे से फ्यूचर में यूज़ के लिए, रिपोजिटरी यूज़ के लिए इसको हम रख लेते हैं. फ्यूचर में हमें कभी भी इसको यूज़ करना होगा तो हम इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, किसी और प्लांट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं कि किस तरीके से उसकी लीफ है, कैसा उसका फ्लावर है, कैसा उसका स्टेम है, ये सारी चीज़ें देख के हम उसको रख लेते हैं. द हर्बेरियम, और फिर इसके साथ में हम उसके अंदर लेबल भी प्रोवाइड करते हैं. उस पर क्या क्या लिखा होता है, डेट के बारे में, कहाँ पे उसको कलेक्ट किया गया, उसके अलग अलग नेम जैसे इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, उसकी फैमिली का नाम यानी कि जिस फैमिली में वो बिलोंग करता है, कलेक्टर का नाम जिसने कलेक्ट किया, इन सब के नाम, इसका पूरा लेबल लगा के हम हर्बेरियम शीट में कोने में लगा देते हैं उसको. हर्बेरियम ऑल्सो सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम. तो वही है कि हम इसको अभी से अगर स्टोर करते रहे, इतने टाइम तक हमने सारे के सारे प्लांट्स को वहाँ पे स्टोर कर लिया, तो कभी फ्यूचर में हमें जल्दी से किसी चीज़ को रेफ़र करना है या किसी रेफरेंस सिस्टम की तरह यूज़ करना है तो हम उसको क्विक रेफरेंस सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो इट कैन बी यूज एज अ क्विक रेफरल सिस्टम. तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने अच्छे से उसके पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे लेबल के साथ उसको स्टोर करके रखा हुआ है. तो ये मैं ये भी दिखा देती हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हर्बेरियम शीट है. यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ तो इसको रखते ही है, उसके अलावा भी यहाँ पे एक लेबल लगा होता है जहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है कि कब इसको कलेक्ट किया गया, कहाँ पे कलेक्ट किया गया, उसका बोटानिकल नेम, इंग्लिश नेम और लोकल नेम, साथ में किस फैमिली में ये बिलोंग करता है और उसके कलेक्टर का नाम क्या है. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेबल की तरह, जिससे कि हम इसको फ्यूचर में एज रेफरेंस यूज़ कर सकें. अब अगला आता है बोटानिकल गार्डन. These specialized gardens have collections of living plants for reference. तो यहाँ पे हमने कौन से प्लांट्स लिए थे जो प्रॉपरली ड्राइड थे, प्रेस्ड थे और प्रिजर्व थे. लेकिन बोटानिकल गार्डन्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनको हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं. Plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. यानी कि जो प्लांट स्पीशीज़ है इन गार्डन्स में वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो करी जाती है. जैसे उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर कोई दूसरा प्लांट है तो उसको अगर हमें उसके लिए रेफरेंस के लिए यूज़ करना है कि किसी दूसरे प्लांट को हमें आइडेंटिफाई करना है बेस्ड अपॉन उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस विद वन और द अदर प्लांट जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा बोटानिकल गार्डन में, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए. और बाकी हम साथ में जो भी प्लांट हम ग्रो करते हैं साथ में उसका बोटानिकल या फिर साइंटिफिक नेम अलॉन्ग विद इट्स फैमिली उसके साथ में लिखा हुआ होता है. तो हर एक प्लांट को हम लेबल करके रखते हैं उसके बोटानिकल साइंटिफिक नेम से या फिर उसकी और साथ में उसकी फैमिली से. द फेमस बोटानिकल गार्डन्स. अब यहाँ पे कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स दिए हुए हैं जो अगेन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि अब ये पार्ट डिलीट हो चुका तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट याद रख सकते हैं कि क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन होरा इंडिया में, एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ वो भी इंडिया में. तो ये 3 जो है एग्जांपल्स है बोटानिकल गार्डन्स के, तो ये रिमेंबर याद रखना. उसके बाद आता है म्यूज़ियम. बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. म्यूज़ियम क्या होता है जहाँ पे सब लोग जाके देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होता है. तो ये जनरली कहाँ सेटअप किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है. वहाँ पे ये इसका पूरा म्यूज़ियम सेटअप होता है, एनिमल्स के लिए अलग से, प्लांट्स के लिए अलग से. म्यूज़ियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस.
तो यहाँ पे कोई भी रियल प्लांट और एनिमल हम नहीं रखते, यहाँ पे प्लांट्स भी प्रिजर्व्ड होते हैं और एनिमल्स भी प्रिजर्व्ड होते हैं। तो इनका अलग अलग तरीका होता है दोनों को प्रिजर्व करने का। तो यहाँ पे प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स होते हैं जो कि स्टडी और उसके मतलब स्टडी एंड रेफरेंस के लिए होते हैं। तो ये मेजरली स्टडीज़ वगैरह के लिए ही होते हैं, इसीलिए। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। कि जैसे ये होता है एक ना ऐसे जार सा होता है, उसके अंदर यहाँ पे वो एनिमल रख देते हैं, ठीक है, प्रिजर्व्ड एनिमल, और उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर दूसरा कोई भी प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन हो सकता है ताकि जो हमारा प्रिजर्व्ड एनिमल है वो एज इट इज़ रहे, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन जो है। तो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। अब प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को हम ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ये मैं अभी सबकी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी ताकि क्लियर हो जाए। और इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं तो उनको हम अलग से ऐसे जार वगैरह में नहीं डालते, उनको हम क्या करते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं उनके अलग से, तो उनको हम कलेक्ट करते हैं, मारते हैं और फिर उधर पिन कर देते हैं। लार्जर एनिमल्स जैसे बर्ड्स और मैमल्स है तो यूजुअली उनको स्टफ़ किया जाता है, यानी कि उसके अंदर ना हम कॉटन वगैरह भर देते हैं या फिर एक स्टफ़ कर देते हैं बेसिकली, और फिर उसको प्रिजर्व कर देते हैं। तो लार्जर एनिमल्स को स्टफ़ करके प्रिजर्व कर दिया जाता है। और म्यूजियम्स में जनरली स्केलेटन्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारे स्पेसिमेंट्स एज प्रिजर्वेटिव्स में भी रखे जाते हैं, ठीक है, जार्स में रखे जाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे जो कि ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में होते हैं। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस में मार के और पिन करके रखा जाता है। और लार्जर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को यूजुअली स्टफ़ कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर हम स्टफ़ कर देते हैं उसको, उसके अंदर हम कॉटन वगैरह फिल कर देते हैं और फिर उसको प्रिजर्व कर देते हैं। और म्यूजियम्स में काफ़ी आपको स्केलेटन वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसिमेन हमें देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग तरीके से बेस्ड अपॉन वो किस टाइप के एनिमल है उस हिसाब से हम उनको प्रिजर्व कर देते हैं। तो इसकी फ़ोटोज़ देखते हैं। तो ये वाली फ़ोटोज़, ये वो फ़ोटोज़ है जिसमें जार के अंदर हम उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये जार है और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है और उसके अंदर एनिमल रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो एज इट इज़ रहे, ठीक है। तो ये जार वाले केस में हो गया। देखो ये वाला है जो कि ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में प्रिजर्व्ड है, ठीक है। सारे ड्राई स्पेसिमेंस है क्योंकि देखो इसके आसपास हो नहीं है कुछ भी, तो ये ड्राई स्पेसिमेन है और उसके फॉर्म में प्रिजर्व करा हुआ है। ये रहा एक और इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल, ये ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में प्रिजर्व्ड है। देखो ये वो है जिसमें हमने देखा था कि जो मैमल्स होते हैं या फिर जो बर्ड्स होते हैं वो इस तरीके से प्रिजर्व किए जाते हैं। इसको ना इसके अंदर स्टफिंग की जाती है और फिर इसको प्रिजर्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है, स्टफ करके एंड देन प्रिजर्व। अनदर एग्जाम्पल इज दिस वन। तो यहाँ पे स्टफ्ड बर्ड्स है ये, यानी कि इसके अंदर हम स्टफिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि एज इट इज़ रहे और फिर उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। देखो ये इंसेक्ट प्रिजर्वेशन है। यहाँ पे जो हमारे पास इंसेक्ट्स है उसको हमने पहले किल करा और फिर इधर पिन कर दिया सबको। तो ये इंसेक्ट प्रिजर्वेशन का एग्जांपल हो गया जिसमें हम पहले उसको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और फिर पिन करते हैं। तो ये सारे मेथड्स हमने देख लिए, उसके इमेजेस भी देख ली। तो म्यूज़ियम हो गया ख़त्म। अब ये बाकी यहाँ पे ये भी होते हैं, स्केलेटन्स वगैरह की कलेक्शन भी होती है, ठीक है, तो वो तो सबने देखी होती है। अब आता है ज़ूलॉजिकल पार्क्स। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, ये वो प्लेसेस होती है जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और प्रॉपर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिससे इनके पास कोई भी ह्यूमन वगैरह नहीं जा सकता एक्सेप्ट जो वहाँ के केयर टेकर्स होते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। तो दे आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट ह्यूमन केयर के अंडर। एंड इस तरीके से पता है इसमें क्या बेनिफिट होता है कि अगर हम उसको वाइल्ड एनिमल्स को मतलब ज़िंदा एनिमल्स को अपने सामने रखते हैं ह्यूमन केयर के प्रोटेक्शन के अंदर, तो फिर उस केस में क्या होता है, हमें उनकी हैबिट्स के बारे में पता लगता है, उनके फूड हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में कि किस कंडीशन को वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है।
All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to the natural habitats. तो यहाँ पे हम जू में क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं जिससे हम उसकी नेचुरली उसकी फूड हैबिट्स और उसके बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसीलिए हम उनको एज फार एज पॉसिबल सबसे बेस्ट ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट्स की जैसी ही हो। और यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने आते हैं इनको दूर से, इनको हम कॉमनली जू भी बोलते हैं। तो ये उसकी इमेजेस हो गई। देखो यहाँ पे हम इसको नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये है तो इसको हमने नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करके दी है, जिसके अंदर रह सकता है वही बना के दिया है पूरा, ठीक है। वैसे ही ये सारे एनिमल्स हैं जो कि जू में, और यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं। अब हम बात करते हैं की के बारे में। की क्या है? की भी एक ऐसी टैक्सोनॉमिकल एड है जो हम अब तक देखते हैं। वैसे ही की भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करी जाती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। इसमें हम प्लांट्स की भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और एनिमल्स की भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और ये किसके बेसिस पे होती है? सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। बेसिकली इसमें हम मल्टीपल प्लांट्स को या फिर मल्टीपल एनिमल्स को आपस में कंपेयर कराते हैं और देखते हैं कि किसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में सिमिलर है और कितनी आपस में डिफरेंट है, और उस बेसिस पे हम उनको एक कैटेगरी या मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और मान लो कि किसी के अंदर काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर तो है पर कुछ अलग अलग भी है, तो इसीलिए फिर हम उसको, वो डेफिनेटली आपस में रिलेटेड तो होंगे, लेकिन अब इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है। उस बात पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन से लेवल पे वो आपस में हम उसको साथ में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे टोटल 3 प्लांट्स ले लिए। एक प्लांट 1 है, 2 है और 3 है। तो अब मैंने सबसे पहले तीनों की हाइट कंपेयर करी, तो मुझे देखा कि प्लांट 1 और प्लांट 3 की हाइट तो टॉल है, मतलब दोनों ही टॉल है, लेकिन प्लांट 2 डॉर्फ है। वैसे ही प्लांट 1 और 3 में रेटिकुलेट वेनेशन है उसकी लीफ में, लेकिन प्लांट 2 में उसकी जो वेनेशन है वो पैरेलल है। ऐसे ही करके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स और देखे और ये पता लगा कि प्लांट 1 और प्लांट 3 की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मैच कर रही है, लेकिन जो प्लांट 2 है उसकी कुछ मतलब ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और कुछ ही है जो आपस में सिमिलर है। तो क्योंकि इसकी सिमिलर है इन दोनों से, अब मैं इन दोनों की तो बिल्कुल सेम है, तो अगर इससे कुछ सिमिलर होंगी तो मतलब इससे भी कुछ सिमिलर होंगी। तो अगर थोड़ी सी भी सिमिलर है इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है, लेकिन कौन से लेवल पे है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें सिमिलर है। अब क्योंकि इन दोनों में पूरी की पूरी सेम है, तो ये या तो स्पीशीज़, क्या पता हम सेम स्पीशीज़ में कंपेयर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि हम सेम जीनस में कंपेयर कर रहे हो, या फिर सेम फैमिली में कंपेयर कर रहे हो। तो इस केस में, लेकिन अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है तो वो जीनस में आ सकता है या फैमिली में आ सकता है, लेकिन स्पीशीज़ में तो वो तभी आएगा जब वो एग्जैक्टली सेम होगा। जीनस में और फैमिली में तब आएगा जब उनकी कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे। तो इस केस में फिर हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन ये वाले जो है ये थोड़े से दूर के रिलेशन के हैं, और इसलिए थोड़े हाई लेवल पे जाके, यानी कि जब हम स्पीशीज़ से ऊपर किंगडम तक जाएंगे तब ये बीच में कहीं पे आपस में सेम कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ तो है ही। तो इसलिए हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम इसमें आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स का बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड एज कपलेट। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर की बात की और वो कैरेक्टर था हाइट का, अब उसके अंदर एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे है कि कौन सा टॉल है कौन सा ड्वार्फ है, या फिर दोनों टॉल है, तो उस बेसिस पे है कि कॉन्ट्रास्ट में क्या ऐसे, मतलब किसी प्लांट की हाइट में हम या तो टॉल की बात करते हैं या फिर ड्वार्फ की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों ऑपोजिट जो पेयर है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है आपस में, और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इसको हम कपलेट बोलते हैं। ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज कपलेट। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? कपलेट। तो टॉल ड्वार्फ एक कपलेट हो गया, वैसे ही रेटिकुलेट और पैरेलल एक कपलेट हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। तो इट रिप्रेजेंट्स अ चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। अब यहाँ पे तो ये दो मतलब डिपेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये चॉइस
जो प्लांट चॉइस बना रहा है, मतलब उन दोनों कैरेक्टर्स में से प्लांट की चॉइस क्या है, वो कौन सा कैरेक्टर पोजेस कर रहा है, उस बेसिस पे हम कैटेगराइज या क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अब क्योंकि प्लांट के उस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि हमने एक कैरेक्टर तो ले लिया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की, मान लो एक ले लिया हमने पैरेलल वेनेशन का और एक ले लिया हमने रेटिकुलेट वेनेशन का, तो अब प्लांट उसमें से कौन सा पोजेस करता है वो डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक कैरेक्टर की एक कैरेक्टर को तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरे कैरेक्टर को रिजेक्ट कर लेता है, तो एक कैरेक्टर का एक्सेप्टेंस हो जाता है और दूसरे का रिजेक्शन हो जाता है। और अब कौन सा कैरेक्टर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहा है उस बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज अ लीड। ये जो कपलेट है, ये जो कपलेट है कि जैसे यहाँ पे हो गया कपलेट, मतलब टॉल और ड्वार्फ साथ में जब हम इसको एक ग्रुप में डालते हैं तो ये कपलेट हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को कपलेट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक उस कपलेट की दोनों जो ऑप्शंस है, दोनों को हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, और इन दोनों को सेपरेटली लीड बोलते हैं। यानी कि हर एक स्टेटमेंट को उस कपलेट की उसको हम लीड बोलते हैं। तो टॉल एक लीड हुआ, ड्वार्फ एक लीड हुआ और दोनों को मिला के कपलेट बोला। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purposes। यानी कि हर एक के लिए हमने अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स निकाले हैं। हर एक के लिए, जैसे अगर मुझे किसी दो प्लांट्स को फैमिली लेवल पे कंपेयर करना है कि वो सेम फैमिली में आएंगे कि नहीं, या फिर सेम जीनस में होंगे कि नहीं, या सेम स्पीशीज़ में होंगे कि नहीं, ये इस बात पे मतलब उनके अलग अलग उसके लिए हमने अलग अलग कीज़ निकाली है। हर एक लेवल के लिए अलग टैक्सोनॉमिक की है ताकि हम हर एक लेवल पे उसको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा जो प्लांट है वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा हर एक लेवल पे। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो की क्या है, एनालिटिकल है नेचर में। एनालिटिकल मतलब क्या है, इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वो प्लांट कौन से ग्रुप में लाई करेगा या फिर उसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन क्या है उस प्लांट का। तो हर एक की से हमें ये पता लग रहा है कि वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, उसकी एनालिसिस कर पा रहे हैं हम। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कीज़ है वो एनालिटिकल इन नेचर में। अब इसका लास्ट पैराग्राफ है ये, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ये कुछ अलग तरीके हैं, जैसे मैनुअल हो गया, फ्लोरा हो गया, मोनोग्राफ्स या फिर कैटलॉग्स, ये कुछ अलग तरीके हैं जिससे हम डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए, या फिर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए जो भी डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए होता है वो हम इन सब में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। यानी कि फ्लोरा के अंदर क्या है, फ्लोरा के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसके अंदर हम एक गिवन एरिया के जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि उस एरिया में किस तरीके से प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से प्लांट कैसे क्लाइमेट में है, कौन से एरिया में है, और कैसे हैबिटेट वो पोजेस कर रहे हैं, यानी कि हर एक प्लांट का कैसा हैबिटेट है, वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहा है, और उस एरिया में किस टाइप के प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं वो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बटा हुआ है प्लांट्स का। These provide the index to the plant species found in a particular area। इससे हमें पता लग जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप की स्पीशीज़ रहती है, किस टाइप के प्लांट्स रहते हैं और वो किस तरीके का हैबिटेट पोजेस करते हैं। तो एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है उस प्लांट स्पीशी के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स के अंदर क्या होता है, मैनुअल्स के अंदर जो भी जितने भी वहाँ पे स्पीशीज़ है उन सब का नाम होता है, यानी कि हर एक एरिया के अंदर जितने भी स्पीशीज़ है उन सब का नाम मैनुअल में होता है। कि मान लो इस एरिया में 5 स्पीशीज़ है तो इन सब का नाम मैनुअल में दिया होगा। और मोनोग्राफ क्या होता है, किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखता है, यानी कि मोनोग्राफ नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब एक, तो किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में, अब वो टैक्सॉन किसी भी लेवल पे हो सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन रखेगा, उसके बारे में जो पूरा डिस्क्रिप्शन रखेगा वो मोनोग्राफ हो जाएगा। यानी कि एक सिंगल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हो जिसके अंदर। तो अब फाइनली हमारी पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई है और हमारा पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। तो हमने नई एनसीईआरटी भी कवर कर ली, पुरानी एनसीईआरटी भी कवर कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के।